नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे, यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक का। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का स्थान मूल अधिकारों में सर्वोच्च माना जाता है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि स्वतंत्रता ही जीवन है, क्योंकि इस अधिकार के अभाव में मनुष्य के लिए अपने व्यक्तित्व का विकास करना संभव नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में भारत के नागरिकों के स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये चारों अनुच्छेद दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार पत्र स्वरूप हैं। उपयुक्त स्वतंत्रताएं मूल अधिकारों के आधार स्तंभ हैं। इसमें 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का स्थान सर्वप्रमुख है। आर्टिकल 19 भारत के सब नागरिकों को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। आर्टिकल 19 में नागरिक शब्द का प्रयोग करके ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें प्रदत्त जो स्वतंत्रताएं हैं केवल भारत के नागरिक को ही उपलब्ध है, किसी विदेशी को नहीं। इस प्रकार एक कंपनी भी नागरिक नहीं है, अतएव वह आर्टिकल 19 में प्रदत्त अधिकार का दावा नहीं कर सकती। नागरिक शब्द से केवल मनुष्य मात्र का बोध होता है, कृत्रिम व्यक्ति का नहीं, जैसे कि कंपनी। ए.के. गोपालन बनाम ए.के. गोपालन AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट पेज 27 के मामले में न्यायाधिपति श्री पतंजलि शास्त्री ने अवलोकन किया है कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है होने के नाते बहुत सी चीज़ों को करने की इच्छा रखता है। केवल एक नागरिक समाज में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ता है और दूसरे को आदर करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 के अधीन राज्य को भारत की प्रभुता और अखंडता की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार आदि के हितों के मामले में निर्बंध लगाने की बात कही गई है। निर्बंध केवल अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 तक के अधीन ही जो आधार दिए गए हैं उन्हीं पर ही लगाया जा सकता है। निर्बंध हमेशा युक्त होना चाहिए। तो आज जो हमारी चर्चा होगी वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि युक्त निर्बंधन की क्या कसौटी है, इसी पर ही चर्चा होगी। इसके बाद मैं अपने आने वाले लेक्चर में जो आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसमें एक स्वतंत्रता पर अलग अलग विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। युक्त निर्बंधन क्या है, ये कठिन प्रश्न है। निर्बंधन की युक्तता का निर्धारण करना न्यायालय का कार्य है। इस प्रकार युक्त शब्दावली न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति के अत्यंत विस्तृत कर देती है। इस प्रश्न पर विधानमंडल का निर्णय अंतिम नहीं है, ये न्यायिक निरीक्षण के अधीन है, किंतु निर्बंधन की युक्तता को जांचने के लिए कोई निश्चित कसौटी नहीं है। इस बात का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में कुछ समान नियम स्थापित किए गए हैं जिसके आधार पर युक्त निर्बंधनों की युक्तता की जांच की जा सकती है। कौन? वो इस प्रकार से हैं। पहला, कोई निर्बंधन युक्त है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय देने की शक्ति न्यायालय को है, विधानमंडल को नहीं है। ये किस केस में कोट किया गया था?
ये चिंतामणि राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट पेज 118 में कोट किया गया था। नंबर 2, नागरिकों के आधार पर लगाए गए निर्बंधन अन्यायपूर्ण है या समान जनता के हित में अपेक्षित है। इससे अधिक नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। आवश्यक है कि लगाए गए निर्बंधन और उस उद्देश्य के तर्क संगत संबंध हो सके जिसमें विधि बनाकर विधानमंडल प्राप्त करना चाहता है। ये विधि स्वेच्छाकारी और आवश्यकता से अधिक निर्बंध लगाने की अनुमति देती है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। नंबर 3, युक्तिता का कोई निश्चित या समान मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है जो सभी मामलों में समान रूप से लागू हो सके। इसका निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। ये मानदंड इस अधिकार की प्रकृति, इसका उल्लंघन किया गया है, लगाए गए निर्बंधनों के अंतर्निहित प्रयोजन, बुराई की मात्रा और उसे दूर करने की अनिवार्यता, निर्बंधन लगाने के अनुपात में भिन्नता समकालीन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। न्यायिक निर्णय के लिए इन सब बातों पर विचार करना आवश्यक है। ये किस केस में कोट किया गया था? ये कोट किया गया था मद्रास बनाम राज्य बनाम BG राव AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट पेज 195। निर्बंधन को मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि दोनों दृष्टिकोण से युक्ति संगत होना चाहिए। ये बात किस केस में कोट की गई थी? डॉक्टर खरे बनाम जाबराज AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट पेज 211। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लगाए निर्बंधन युक्त माने जा सकते हैं। ये किस केस में कहा गया था? बम्बई राज बनाम बालसारा AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट पेज 218। निर्बंधन की युक्तिता के निर्धारण में न्यायालय का दृष्टिकोण ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं। युक्तिता का मानदंड एक औसत विवेकशील व्यक्ति का मानदंड है, न कि जिसे न्यायालय युक्त मानता है। उच्चतम न्यायालय में इस दृष्टि से न्यायाधीशों की युक्तिता के निर्धारण में अपनी सामाजिक और आर्थिक विचारधारा प्रेरित नहीं होने की चेतावनी दी है। न्यायालय ने कहा है, यद्यपि इस बात का निर्धारण करने के लिए क्या युक्त है, न्यायाधीशों में के व्यक्तिगत सामाजिक दर्शन और मान्यताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस मामले में अपने दायित्व की भावना और आत्मनियंत्रण द्वारा वैधानिक निर्णय में हस्तक्षेप को सीमित कर सकते हैं। उन्हें यह भली बात ही समझना चाहिए कि संविधान केवल उनकी विचारधारा करने वाले लोगों के लिए नहीं बनाया गया है, वरन सभी के लिए और जनता के प्रतिनिधियों की युक्त समझकर ही लगाया गया होगा। ये किस केस में कहा गया था? ये कहा गया था मद्रास पर राज्य बनाम BG राव AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट 1961। निर्बंधन को युक्त बनाने के लिए और उसी उद्देश्य में जिसे विधायिका विधि बनाकर प्राप्त करना चाहती है, एक विवेकपूर्ण संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 19(1) में दिए गए अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध केवल अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 के अंतर्गत उल्लेखित आधारों पर ही लगाए जा सकते हैं। इससे अन्य किसी आधार पर अगर लगाए गए प्रतिबंध असंवैधानिक होंगे। ये किस केस में कहा गया था? ये रोमेश सापर बनाम मद्रास राज AIR 1952 में कहा गया था। न्यायालय का कार्य केवल निर्बंधनों की युक्तिता का निर्माण करना, विधि की युक्तिता का निर्धारण करना नहीं है। न्यायालय को केवल यही देखना चाहिए कि नागरिकों के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध युक्त है या नहीं। उसका कार्य ये देखना नहीं है कि अधिनियम में कार्यपालिका के अधिकारियों को दिए गए अधिकारों को दुरुपयोग के विरुद्ध समुचित संरक्षण की व्यवस्था है या नहीं है। कार्यपालिका अधिकारियों द्वारा अपनी शक्ति के दुरुपयोग की संभावना मात्र ही प्रतिबंध की युक्तिता के निर्धारण की कसौटी नहीं है। ये किस केस में कहा गया था? ये NB खरे बनाम दिल्ली राज AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट 211 में कहा गया था। युक्त निर्बंधन निषेधात्मक है, यानी प्रोहिबिटिव भी हो सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिक के आधार पर पूर्ण रोक लगाना युक्त निर्बंधन माना गया है। इस प्रकार खतरनाक व्यापार के मामले में जैसे शराब, नशीले पौधे उगाना
औरतों का क्रय विक्रय करना आदि व्यापार करने से रोकना युक्त निर्बंधन होगा। प्रत्येक नागरिक को किसी भी विधिपूर्ण वाणिज्य या व्यापार करने का पूर्ण अधिकार है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग इसे युक्त प्रतिबंधों के अधीन ही करना होता है और इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसे सरकार समाज की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और नैतिकता इत्यादि के लिए आवश्यक समझती है। लेकिन जहां प्रतिबंध निषेध की सीमा तक पहुंच जाते हैं, वहां न्यायालय को इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि युक्त निर्बंधन के मापदंडों को पूरा किया गया है या नहीं किया गया है। इस संदर्भ में नरेंद्र कुमार भारत संघ AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट पेज 439 का केस रेलिवेंट है। तो आज मैंने आपसे कितने तरह की आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएँ दी गई हैं उस पर चर्चा की, युक्त निर्बंधन की जो कसौटी होती है उस पर चर्चा की है। अब अपने आने वाले लेक्चर में जो आर्टिकल 19 में जो 6 तरह की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं उसमें एक एक स्वतंत्रताएँ और उन पर जो है किस तरह के आर्टिकल 19 सब क्लास 2 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं उन पर मैं चर्चा करूँगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।